जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे शो पर मौजूद हैं ओमकार चौधरी जी फ्रॉम द ओशियन नेटवर्क एंड ओमकार चौधरी शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओमकार जी। जय हिंद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद अंबर जी, याद करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ये जो सत्र है ये एक रेगुलर मानसून सत्र नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट ये है कि विमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन, वंदे मातरम बिल, कई सारे बड़े बिल इस सत्र में पास हो सकते हैं। और साथ ही बड़े सवाल इसको लेकर जो ऑफकोर्स पहले से ही बनी हुई थी कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि और उससे पहले इनफैक्ट ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई ताकि उस पर एक मत पर आ सकें। कैसे देख रहे हैं, कितना अहम है? और जो खास तौर से अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और जो पंजाब के भी चुनाव के राज्य हैं जो अहम है, कैसे इन सारी चीजों को इम्पैक्ट करेंगे? इनफैक्ट 2027 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले तो शीतकालीन सत्र भी होना है अंबर जी। जी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, पांचों ही राज्य बहुत महत्वपूर्ण जी। हैं। लेकिन शीतकालीन सत्र भी अभी आएगा तो इन लोगों को हंगामे संगामे करने के पर्याप्त मौके मिलेंगे। जहां तक इस सत्र के विधायी कार्यों का प्रश्न है, तो विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 विदेशी फंड पर शिकंजा कसने के लिए, जिसको हम संक्षेप में एफसीआरए भी कह देते हैं, तो ये 2010 में आया था। इसमें संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, तो इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत भी पर्याप्त होगा। दोनों सदनों में इसे पारित करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, ये उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए बिल लाया जा रहा है। और कुल मिलाकर के, जैसा आयकर संशोधन विधेयक 2026 है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 है, पंजीकरण और मृत्यु संशोधन विधेयक 2026 है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, यानी अगर जो हमारे राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान है, इस तरह के जो हमारे राष्ट्रीय अस्मिता से, गौरव से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रगान हैं, उनका अगर कोई अपमान करेगा तो उसको सजा का प्रावधान किया जा रहा है। एक ये बिल आ रहा है। एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 आ रहा है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार की सुगमता बढ़ाने के लिए और भुगतानों में जो देरी की समस्या है उससे निपटने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सके। तो ये मोटे-मोटे बिल हैं। जिन बिलों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हैं परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल। तो जो अभी लिस्ट सामने आई है, जो विधायी कार्य सामने आए हैं, वो सारे मैंने दर्शकों को पढ़ करके बता दिए हैं क्या है। लेकिन परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन बिल इसमें नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, और केवल ये 2 बिल नहीं, एक आपका एनआरसी बिल भी इसी सत्र में, या वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी सरप्राइज के तौर पर, क्योंकि मोदी सरकार की एक पूरी कार्यविधि में, कार्य प्रणाली में सरप्राइज एलिमेंट है। एनआरसी बिल ना भी लाए तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल तो आ ही सकता है, और ये दोनों बिल भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि अमित शाह लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि जो आवश्यक 360 सांसद हैं उनकी व्यवस्था कर ली जाए। अगर उतने भी नहीं हो पाते हैं तो फिर एक और प्लान बी है कि कुछ दलों को इसके लिए तैयार कर लिया जाए कि जब इसको पारित किया जाए तो या तो वॉकआउट कर जाएं, या वो अपना शांत बैठे रहें, ना इधर अपना वोट डाले ना उधर,
यानी पक्ष और विपक्ष कहीं वोट ना डाले तो भी काम हो जाएगा सरकार का। तो 2/3 बहुमत का जुगाड़ हो जाएगा और ये सभी महत्वपूर्ण बिल पारित हो सकेंगे। और 2029 का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि हम सीटें भी बढ़ाएंगे लोकसभा की, और हम महिलाओं को 33% आरक्षण भी देंगे, संसद में भी और विधानमंडलों में भी, तो वो भी सिरे चढ़ जाएगा। अच्छा, ओमकार जी, परिसीमन को लेकर अगर हम बात करते हैं, डिलिमिटेशन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, अगर वो आगे बढ़ता है तो खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी चर्चा रहती है जब भी परिसीमन की बात आती है। तो इसका क्या पॉलिटिकल आपको लगता है कि जो यूपी की राजनीति है, कितना पॉलिटिकली इम्पोर्टेंस इसमें नजर आता है, और क्या आगे बदलाव हम उस राजनीति में देखेंगे उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीटें हैं, वो बढ़ करके 120 हो जाएंगी। इसी तरीके से लगभग हर राज्य में, पहले ये बड़ा कंफ्यूजन था और मीडिया में लगातार इसकी खबरें प्रकाशित की जा रही थी, साया की जा रही थी कि जैसे दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर सीटें कम बढ़ेंगी और उत्तर के राज्यों में लोकसभा की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है। अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट किया है, इनके इंटरव्यूज भी आ गए हैं, सारी चीजें आ गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में समान प्रतिशत में सीटें बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि दक्षिण के राज्यों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव हो रहा है। ये एक मिस कंसेप्शन है, एक गलत बयानी है और दुष्प्रचार किया गया है कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी और एक पूरे इकोसिस्टम के द्वारा भी। और यही वजह है, चूंकि पोजीशन साफ की गई है, तो अब डीएमके का भी सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है और जो बाकी दल हैं उनका भी। एमके स्टालिन ने कहा है कि बिल आने दीजिए, हम लोग जरा एक बार देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। अब तक तो वो ये भी कहने को तैयार नहीं थे। इसका मतलब ये है कि पर्दे के पीछे से चीजें मैनेज हो गई हैं, उनको बता दिया गया, समझा दिया गया। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहां पर जोसेफ विजय की पार्टी को समर्थन देकर के उनकी सरकार का हिस्सा बन गई है कांग्रेस, उससे भी अब एमके स्टालिन नाराज हैं और उनका ये मानना होगा कि भाई अगर ये हमें साथ लेकर चलने को तैयार नहीं, हालांकि उल्टा था तमिलनाडु में, वो इनको साथ लेकर के चल रहे थे, तो फिर इनके साथ क्यों रहा जाए, फिर अपनी राह ली जाए जो भी करना है। और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप भी अब ये मान करके चल रहा है कि तमिलनाडु और केरल, ये दो स्टेट अभी दूर की कौड़ी हैं। अभी दिल्ली दूर है इन दोनों स्टेट में, तो वहां पर सॉलिड सहयोगी अगर मिलते हैं तो तलाश किए जाएं, उनके साथ आगे बढ़ा जाए, जो एक नीति रही है। इसी तरीके से आप देखें तो अप्रैल में वो बिल गिरा था, अप्रैल और अब जुलाई, तो गंगा यमुना में कितना पानी बह चुका है। आप देखिए, टीएमसी के 29 एमपी चुन करके आए थे, एक की डेथ हो गई थी, 28 रह गए थे। उन 28 में से 19-20 टूट करके काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में एक गुट अलग हो गया, जो त्रिपुरा की एक क्षेत्रीय पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद टूट करके एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य सशरीर आए और उनकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में विलुप्त हो गई। ठीक है, इसके अलावा भी कई दल इस समय इसी ऊहापोह और असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। वरना शरद पवार जाकर के विधानसभा में एकनाथ शिंदे के दफ्तर में बैठ करके अपने पार्टी के विधायकों की बैठक न करते, और जब शिंदे साहब को पता लगा तो वो मंत्रिमंडल की बैठक छोड़ करके, कैबिनेट की बैठक छोड़ करके उनके पास गए, उनको एक शॉल ओढ़ाया, एक नारियल दिया और बैठ करके फिर उनके साथ चाय पी, बैठ करके बातचीत की। यानी विधायकों की बैठक करना एक बहाना था उनका
कि एकनाथ शिंदे के दफ्तर में मैं अपने विधायकों की बैठक कर लूं। वहां से 1.5-2 किलोमीटर पर ही तो यशवंतराव चौहान सेंटर है। वो वहां जाकर के आराम से एनसीपी के दफ्तर में बैठ करके विधायकों की बैठक कर सकते थे। तो शरद पवार भी कह गए कि भाई देखो, मुझे बख्श दो, हालांकि मुझे टूट फूट से डर नहीं लगता, लेकिन मत तोड़ो, मैं ऐसे ही समर्थन देने को तैयार हूं। सुप्रिया सुले के भी अगर आप इधर के कुछ संकेत देखें, कुल मिलाकर के जो उन्होंने कहा है, तो उससे भी यही लगता है कि अब शरद पवार के जो 8 सांसद हैं वो भी तैयार हैं इसका समर्थन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि परिसीमन बिल पारित हो जाएगा। महिला आरक्षण पर पहले भी इन लोगों को ऐतराज नहीं था, परिसीमन को लेकर के वितंडा खड़ा कर रहे थे। जहां तक जो आपने प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसी बिल की वजह से, उसके पास होने या उसके विफल रहने की वजह से उत्तर प्रदेश के या किसी राज्य के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंबर जी। उत्तर प्रदेश तो तैयार बैठा है, वो सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहा है। और पता नहीं, मुझे बिल्कुल इस बार ये लग रहा है, मैंने 2-3 जगह कहा भी है ये, कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। प्रचंड बहुमत मिलेगा। जैसा, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि सनातनी एकजुट हुए हैं। उसका हमने मुजाहिरा देखा है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में और अब बंगाल में। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के मतदाता ये महसूस कर रहे हैं 2024 के लोकसभा नतीजों से कि हमारी वजह से, हमारे जरा से आलस्य की वजह से, जरा से विपक्ष के दुष्प्रचार की वजह से इस बार चूक रह गई और मोदी जी को हम पूर्ण बहुमत नहीं दे पाए। क्योंकि हमें ये याद रखना पड़ेगा, 2014 में अगर मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और 282 सीटें मिली, तो उसमें अकेले उत्तर प्रदेश का अंशदान 72 सीटों का था। 2019 में भी अगर इनको बहुमत मिला तो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 64 सीट्स का था। इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी को 33 सीटें आई और बहुमत लूज कर बैठे। 32 सीटों का ही तो अंतर रहा है। 240 सीटें आई, 272 मिल जाती तो बहुमत हो जाता अपने दम पर। लेकिन चूंकि एनडीए की सदस्य संख्या 293 हो गई थी, इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो जो कसक है मतदाताओं के मन में, मुझे लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो पूरी करेंगे, पूरी हो जाए। जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसी से रिलेटेड कि अगर ये परिसीमन होता है तो ऑफ कोर्स जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ेगी और बीजेपी की भी ऑफ कोर्स बढ़ेगी। तो उससे बीजेपी को, आपको क्या लगता है कि क्या क्या पॉलिटिकल एडवांटेजेस मिल सकते हैं और क्या जो ऑपोजिशन है वो भी नए पॉलिटिकल इक्वेशंस क्रिएट कर सकता है? ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, केवल बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए नहीं है। जिन्होंने काम कर रखे हैं, जिन्होंने अच्छे काम कर रखे हैं, जिन्होंने डिलीवर किया है, जो पब्लिक के बीच में रहते हैं सांसद, उन सबके लिए दोबारा चुन करके आने की, और जो नई सीटें क्रिएट होंगी, जो नए संसदीय क्षेत्र क्रिएट होंगे, वहां भी जो नए चेहरे या पुराने चेहरे वहां से उतारे जाएंगे, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी की बात है। हाँ, ये है कि रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा महिलाओं को, जिनकी हमेशा से अनदेखी होती रही है। 33% सीटें अगर बढ़ रही हैं, बल्कि 50% बढ़ रही हैं, तो महिलाओं के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, पुरुषों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और ये इस बिल का विरोध एक्चुअल में शुरू में इसलिए कर रहे थे कि ये श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों मिल रहा है, जो हम कभी नहीं कर, हालांकि इनकी करने की नीयत भी नहीं थी। ये सोनिया गांधी रोज चिट्ठी लिखती थी मनमोहन सिंह को और तमाम जो है वो मीटिंग करती थी, लेकिन कभी इन्होंने सीरियसली, और फिर
किसी ना किसी से वो बिल फड़वा करके ऊपर उछाल देते थे, और स्पीकर को भी पता था कि मुझे क्या करना है, संसद की कार्यवाही स्थगित करते थे, और फिर बरसों के लिए फिर टल जाता था महिला आरक्षण बिल। एक तमाशा चल रहा था। तो ये एक्चुअल में इच्छा शक्ति रखने वाली सरकार है, और जो कहती है उसको करके भी दिखाती है। तो इस बार विपक्ष को भी पता है कि ये टलेगा नहीं, और टालने की कोशिश करोगे तो वही होगा जो टीएमसी में हुआ है, वही होगा जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, वही होगा जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। तो ये सब, एक तो ज्यादा चुन के ही नहीं आ रहे हैं, और जो चुन करके आ रहे हैं वो भाग जा रहे हैं, पार्टियां टूट रही हैं, तो इसलिए सब डरे हुए हैं। एक बड़ा दिलचस्प जी उदाहरण पिछले दिनों जी भाऊ ने दिया था मेरे साथ बात करते हुए, कि गली में जो गुंडा पैदा होता है, हालांकि यहाँ गुंडा शब्द का उदाहरण देना अच्छा भाव के नहीं है। उदाहरण बड़े बड़े मजेदार होते हैं, मजा आता है हाँ, सुनने में। वो बोला कि कोई गुंडा होता है, वो 2-3 को पीटता है और उसके बाद सब सीधे हो जाते हैं। तो वही हुआ, मोटा भाई ने पर्दे के पीछे से थोड़ा सा गुल खिलाया, और उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो लाइन अप हो गई कि जी हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। जी। अच्छा ओंकार जी, हालाँकि आपने भविष्यवाणी कर दी है कि उत्तर प्रदेश में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वापस आने वाली है। लेकिन क्या जो हमारा ये इंडी ब्लॉक है, हमारा विपक्ष है देश का, क्या इस बार उत्तर प्रदेश में एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बना पाएगा, कुछ नया कुछ कर पाएगा, या फिर कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा? क्योंकि जब अगर हम रीजनल पॉलिटिक्स की बात देखते हैं तो इंडी इधर-उधर चला जाता हुआ नज़र आता है, बिखरता हुआ। आप मुझे ये बताइए ना कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये इंडी गठबंधन कहाँ था सारा? वहां तो ममता बनर्जी अकेली पड़ गई थी। ना तो उनकी मदद के लिए शरद पवार गए, ना अखिलेश यादव गए। अखिलेश यादव 1-2 दिन के लिए नाम चारे के लिए गए होंगे। बाकी के जितने ये चेहरे थे, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र जी, या उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी, जितने ये इंडी अलायंस की बैठक में ऊपर हाथ करके फोटो खिंचवाते हैं, कहाँ थे वो सारे के सारे? दूसरी बात ये है, अगर ये चले भी जाएं किसी राज्य में, तो 5 वोट बढ़वा सकते हैं क्या किसी दल की या किसी नेता की? इनका अपने राज्यों में ही बंटाधार हुआ पड़ा है। ये दूसरे राज्यों में जाकर के किसी की क्या मदद करेंगे? इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो इस समय योगी आदित्यनाथ ने काम करके दिखाए हैं पिछले 9 साढ़े 9 साल में, और जो डबल इंजन की सरकार का वहां एक्चुअल में जमीन पर दिखाई दिया है कि हाँ, अगर ऊपर भी उसी पार्टी की सरकार हो, नीचे भी उसी की हो, तो क्या हो सकता है। इतने एक्सप्रेसवे, इतने हाईवे पूरे देश के किसी भी राज्य में नहीं बने हैं, जितने, जिसको बीमारू राज्य कहते थे, उत्तर प्रदेश में बन करके तैयार हो गए। इतने हवाई अड्डे कहीं नहीं बने जितने उत्तर प्रदेश में बने हैं। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फ्रेट कॉरिडोर बना है लुधियाना से लेकर के आगे पश्चिम बंगाल तक का, वो उत्तर प्रदेश से उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, शांति व्यवस्था के मोर्चे पर, सुरक्षा, रक्षा सुरक्षा के, और जो पूंजी निवेश आया है, आज हालत ये है कि हर तरह की सुविधा उत्तर प्रदेश के नागरिकों को दी जा रही है। उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है क्रेडिबिलिटी, साख, एक प्रामाणिक नेतृत्व। हमेशा जब भी बिहार में चुनाव होता है, तो आप तो इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमेशा जंगल राज की बात होती है, और मौजूदा सरकार के तौर तरीकों पर और उसकी व्यवस्थाओं से जब उसकी तुलना होती है, तो वो जंगल राज का जो पलड़ा है वो रसातल में चला जाता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जब तुलना होती है कि योगी आदित्यनाथ बेहतर या अखिलेश यादव बेहतर, तो फिर 2017 से पहले क्या हालत थी?
माफियाओं को जिस तरीके से सलाम बजाया जाता था, मंच पर अतीक अहमद के कुत्ते से अगर तब के मुख्यमंत्री हाथ मिला रहे बैठ करके मुलायम सिंह यादव कुत्ते से, तो आप अंदाजा लगाइए ना कि इसके मैसेज क्या जाते हैं। एक घटना हो गई थी, कोई समन रिसीव कराने के लिए एक पुलिस का हेड कांस्टेबल अतीक अहमद के यहाँ जाने की भूल कर गया था। विक्रम सिंह जो पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने ये किस्सा कई चैनलों पर सुनाया है। उसकी हत्या कर दी गई वहां पर, उसकी डेड बॉडी नहीं उठाने दी गई। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर रहते हुए अतीक अहमद को फोन कर रहे हैं कि अतीक भाई, उसकी डेड बॉडी तो ले जाने दो वहां से, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एक माफिया को आप रिक्वेस्ट करेंगे फोन करके, या जहां वो रह रहा है उसको 1000 पुलिस वालों से घिरवा करके उसकी ऐसी तैसी करेंगे, उसको उसकी औकात बताएंगे कि तेरी औकात ये है अगर तूने वर्दी पर हाथ डाला है तो। मुजफ्फरनगर दंगे हमें और आपको याद है क्या हो रहा था उस समय। आजम खान किस तरीके से आरोपियों को हेलीकॉप्टर भेज करके लखनऊ मंगवा रहे थे, उनका सम्मान किया जा रहा था। तो ये खुली गुंडागर्दी यहां हुई है, उससे कम से कम लोग निकल करके बाहर आ गए हैं। अब वापस उसी जहन्नुम में तो कोई नहीं जाना चाहेगा। बिल्कुल। इसलिए एक बेहतर वातावरण बना है तो वो आगे बढ़ना चाहेंगे, पीछे नहीं लौटना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा और एक बार फिर से वो तो नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ काफी आक्रामक भी नजर आ रहे हैं। चुनावी माहौल ऐसा लग रहा है कि एकदम तैयार हो चुका है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ज्यादा समय बाकी नहीं है। और जिन जिन हम राज्यों की बात कर रहे हैं ओंकार जी, सभी राज्य काफी अहम हैं। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी किस कॉम्बिनेशन जो इश्यूज होंगे, किस कॉम्बिनेशन के आधार पर इलेक्शन लड़ने वाली है? डबल इंजन गवर्नमेंट का जो वो एक स्लोगन, या फिर ये कहें कि जिस तरह से ऑफ कोर्स कई राज्यों में हम देख भी रहे हैं, तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा? क्या क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनके आधार पर ये आगे आगे हम चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? देखिए, पालनपुर में पहली बार मंदिर की बात हुई थी, राम मंदिर की बात हुई थी। 370 की तो जनसंघ के समय से होती आ रही है। समान नागरिक संहिता की भी पहले से होती आ रही है। लेकिन पालनपुर अधिवेशन के बाद से लगातार राम मंदिर के का संकल्प लिया गया, हर उनके संकल्प पत्र में उसको स्थान दिया गया। अल्टीमेटली बीजेपी ने वहां भव्य और दिव्य राम मंदिर की स्थापना की। अटल जी भी चाहते उस समय तो भूमि का अधिग्रहण करके शॉर्टकट अपना सकते थे, लेकिन बीजेपी ने, आरएसएस ने इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे। अधिग्रहण करके इस समस्या का समाधान नहीं होगा, मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन जो एक न्याय व्यवस्था की मोहर है वो तभी लगेगी जब फैसला आएगा। वो फैसला आया, फैसला भी हो गया कि यहाँ राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा और बाबरी के लिए एक अलग हम लैंड के लिए आदेश दे रहे हैं योगी उत्तर प्रदेश शासन को, वो उपलब्ध कराए, वहां पर अलग से बाबरी मस्जिद तामील हो जाएगी। और उन्होंने, चूंकि बहुत श्रूड पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने क्या किया कि अभी तक तो अयोध्या एक नगरी का नाम था, लेकिन उन्होंने फैजाबाद जिले का ही नाम अयोध्या कर दिया और अयोध्या नगरी से करीब 16-17 किलोमीटर दूर एक गांव में वो जमीन आवंटित कर दी कि भाई आप यहां बाबरी मस्जिद बना लीजिए। अब उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। वो तो चाहते थे कि यहीं पड़ोस में ही कहीं जमीन मिल जाए तो यहीं आमने सामने ही रहे मामला ये, और उनकी राजनीति हमेशा चलती रहे, तो वो हुआ नहीं। बहरहाल, जो आपका मूल सवाल था उसको दोबारा दोहरा दीजिए। सवाल मेरा यही था कि क्या क्या इश्यूज रहेंगे, किस हाँ, कॉम्बिनेशंस इश्यूज पे रहे। जो जी।
तो देखिए, सबसे बड़ा इश्यू ये है, जहां से मैंने शुरुआत की थी, कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। देर सवेर जब उसको अवसर मिलता है और सारा कुछ कानूनी प्रावधानों के अनुसार करती है, धींगा-मुष्टी से नहीं करती है, या सरकारी एक अधिसूचना जारी करके या अधिग्रहण करके नहीं करती है। वो न्यायपालिका से मोहर लगवाती है, तब जाकर के करती है, उसके लिए इंतजार किया जाता है। दूसरी बात है डिलीवरी। जो कहा है उसकी डिलीवरी करते हुए सरकारें दिखाई देती हैं, और यही वजह है अंबर जी कि अलग-अलग राज्यों में अगर कहीं कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है या विपक्षी दलों की सरकारें बन भी जाती हैं, तो वो 5 साल चलती हैं और उसके बाद जनता उनको चलता कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। उसकी 10-10, 15-15 साल चलती हैं सरकारें। गुजरात में आप देखिए 95 से लेकर के अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी चली आ रही है। मध्य प्रदेश में 1.5 साल के लिए बीच में कमलनाथ बने थे, लेकिन उसके बाद फिर सरकार भी गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने एमएलए लेकर के बीजेपी में चले गए। वहाँ फिर शिवराज चौहान बन गए और फिर दोबारा जब विधानसभा चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीती। कांग्रेस का एक तरीके से वहाँ सुपड़ा साफ हो गया। राजस्थान में जब चुनाव हुए वहाँ बीजेपी आ गई, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आ गई। अब आप देखिएगा 2027 में हिमाचल और गुजरात में भी चुनाव हैं, आखिरी समय में, मतलब नवंबर और दिसंबर में। और गुजरात में तो किसी को शक शुबा है नहीं। हिमाचल में भी फिर से बीजेपी आ जाए तो किसी को ताज्जुब नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में हिमाचल का एक कैरेक्टर बन गया है कि वो सरकार बदल देती है। बीजेपी अगर ठीक भी काम करती है तो भी उसको भी बदल देती है। तो कांग्रेस को तो लेकर के लोगों की एक धारणा ही है कि वो क्या ही ठीक काम करेगी। वहाँ तो अंदरूनी इतने झगड़े हो जाते हैं, हर राज्य का यही किस्सा है। पहले नवजोत सिद्धू को भेज करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को असहज किया गया, अपमानित किया गया। अब देख लीजिए अमरिंदर सिंह भी नहीं है, सुनील जाखड़ भी नहीं है, तो चरणजीत चन्नी में और राजा वड़िंग में ही आपस में जूते में पैजार हो रही है। तो इनका एक कल्चर है, हर राज्य में यही 2-3 गुट बना करके रखते हैं और फिर उनमें आपस में जूते में पैजार होती रहती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वापस आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि डिलीवर करते हैं, विकास करके दिखाते हैं। उनके सिद्धांत तो, उनकी नीतियां, उनके विजन सब क्लियर हैं और वो दिन रात काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। कांग्रेस में हम देखते हैं, क्षेत्रीय दलों में भी देखते हैं, एक अलग तरह की छवि बनती है लोगों में कि सत्ता में आने के बाद से ये बदल गए हैं या अहंकार में चूर हैं, घमंड में चूर हैं, किसी को कुछ भी कहते हैं, किसी को कभी भी बंद करवा देते हैं उठा करके, और डिलीवरी के नाम पे कुछ नहीं है। जो वादे करते हैं उनको भूल जाते हैं, बल्कि छवि ये बन जाती है कि लूट-पाट में आकर के व्यस्त हो जाते हैं। आप म्यूट पे हैं। काफी, जी बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग अभी फिलहाल सिचुएशन अभी बनती हुई नजर आ रही है। चुनावी माहौल जो है वो काफी तेजी से उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हर तरफ माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय बाकी रह नहीं गया है। और ऑफ कोर्स मानसून सत्र है, उसके पहले शीतकालीन सत्र भी आएगा, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें और डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। ओंकार जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।